हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो हमने आज फिजिक्स के क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शुरुआत की है और हमारा ये पहले शुरुआत जो है वो 11th साइंस के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड से है। तो इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हैं या जेडब्ल्यू के बारे में सोच रहे हैं या सीईटी के बारे में सोच रहे हैं तो आप बोलेंगे कि इसका तो कुछ भी महत्व नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ते हैं इसे। तो इसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि पहले चैप्टर में आपको फिजिक्स क्या है इसका अगर पता चला सही तरह से तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए हम ये पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे और वो भी एकदम आसान तरीके से। छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। तो पहले फिजिक्स पढ़ने के पहले हमें साइंस के बारे में जानना है। तो साइंस क्या है? साइंस क्या है और साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस इस शब्द का खोज कहां से हुआ है? तो बच्चों मैं आपको पहले बताऊंगा कि साइंस की खोज लैटिन भाषा के सिंटिया इस शब्द से हुई है। सिंटिया का मतलब होता है जानना। सिंटिया मीन्स टू नो और टू नो मीन्स हिंदी में जानना। तो जानना तो हर कोई चाहता है। मैं जानना चाहता हूँ फिजिक्स के बारे में, आप जानना चाहते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में जानने के लिए साइंस, व्हाट इज मीन बाय साइंस? तो साइंस किसके आधार पर है? तो हर कोई कहता है कि अगर एक्सपेरिमेंट, साइंस में सिर्फ एक्सपेरिमेंट होते हैं। नहीं भाई, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं होते, उसमें थ्योरी भी होती है। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट। जब थ्योरी आती है तो थ्योरी किसके बेस पे आती है? एक्सपेरिमेंट के बेस पे थ्योरी आती है। तो जो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय उसका कुछ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है और उस सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को किसका बेस चाहिए? तो यूनिवर्सल एविडेंस का। जब आपके पास यूनिवर्सल एविडेंस है तो आपको वैलिड माना जाएगा साइंस में, अन्यथा उसको कोई वैलिड माना नहीं जाएगा। क्यों? तो आपके पास एविडेंस नहीं। तो systematic observations on the basis of universal evidences, that is nothing but the science. And ये मैंने जो बताया ये है इंटरनेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे हमें कैसे पता चला कि इसे विज्ञान कहते हैं? तो हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में संस्कृत ये सबसे प्राचीन भाषा है और उस भाषा में, संस्कृत में विज्ञान इस शब्द का उधर उन्होंने उसमें लिखा है। तो विज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। नॉलेज मीन्स विज्ञान। जहां पर नॉलेज की बातें होगी वहां पर विज्ञान आएगा। और अरेबिक में इल्म, इल्म का मतलब भी होता है नॉलेज। सो नॉलेज डिनोट्स द साइंस। तो साइंस पढ़ने के लिए, अगर साइंस पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। उसमें एक साइंटिफिक मेथड है और हमें उस साइंटिफिक मेथड के जरिए आगे बढ़ना है। तो साइंटिफिक मेथड में 6 पॉइंट है। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, सेकंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, थर्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ मैथमेटिकल मॉडलिंग, फिफ्थ वन इज द प्रेडिक्शन and sixth one verification and falsification of theories. So पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस का जब हम देखते हैं तो हर कोई पहला एग्जांपल आता है हमारे सर न्यूटन के बारे में। सर न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था? तो भाई ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कवर किया था। कैसे किया था? तो जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तब हम, ये कहानी तो है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल पेड़ से नीचे
गिरता है। तो उन्होंने सोच विचार किया कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, किसकी वजह से गिरा, कैसे गिरा। तो इस सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं हमारे फिजिक्स में। तो उन्होंने बताया कि एप्पल पेड़ से नीचे ग्रेविटी की वजह से गिरा। तो वो था उनका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो मैं अब आपको एक और एग्जांपल दूंगा हमारे रेगुलर लाइफ के बारे में। हर कोई गाड़ी चलाता है, तो अगर आपको किसी गांव को जाना है, समझो वो गांव आपसे 100 किलोमीटर दूरी पर है और आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है, तो आपको वो गांव पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। तो क्यों, किसके बेस पे? आपने एक एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया पहले कि जब मेरे गाड़ी की स्पीड 50 होती है तो 100 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो यही एग्जांपल हमें बाद में क्वांटिटेटिव रीजनिंग में यही एग्जांपल है कि हम संख्यात्मक विवेचन करते हैं, संख्यात्मक डिफाइन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो हम अब आएंगे सेकंड पॉइंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मींस एक्सपेरिमेंट को रोकना नहीं है। तो कंट्रोल मींस रोकना, रोकना नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट को रोकना नहीं है, बल्कि हमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना है। जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट एंड रिपीट करने के बाद में वही ऑब्जर्वेशन, बार बार वही ऑब्जर्वेशन मिलता है, तो उसे कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो थर्ड पॉइंट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब मैंने पहले ही आपको सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में बताया क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बारे में, तो अब क्वालिटेटिव, व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव रीजनिंग? तो we discuss about in qualitative analysis to effect on the size, shape, that means that is nothing but the effect on its physical phenomena, chemical phenomena, thermal phenomena। इसके ऊपर जब इफेक्ट होता है तो हम वो इफेक्ट क्वालिटेटिव रीजनिंग में देखते हैं, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में संख्यात्मक वर्णन किया जाता है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो आपको 100 किलोमीटर अंतर काटने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे। तो ये जो है ये संख्यात्मक विवेचन का एग्जाम्पल है। तो ये इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो भाई मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो मैथ्स मतलब फिजिक्स है क्या? नहीं। फिजिक्स, मैथ्स मतलब फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो अगर बहुत स्टूडेंट का मैथमेटिक्स नहीं होता, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के ओर से होते, तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स हम उस लेवल का आपको बताते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको मैथमेटिक्स आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करके देंगे, तो आपको मैथमेटिकल फार्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग, अब हम आपने 10वीं क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। तो कूलम्ब्स लॉ में हम उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ये स्टेटमेंट उन्होंने किसके बेस पे किया? तो उन्होंने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होने के बाद में उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, और उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूले में यह बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कूलम्ब सर का फार्मूला लिखेंगे। Electrostatic force is directly proportional to product of the two charges and inversely proportional
proportional to square of the distance between that two charges। ये है हमारा मैथमेटिकल फार्मूला। उनका जो स्टेटमेंट है वो हमने किसकी बेस पे बताया, फार्मूला के बेस पे। मींस मैथमेटिकल मॉडलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर फिजिक्स। तो पांचवा पॉइंट है प्रेडिक्शन। तो हर कोई क्रिकेट देखता है, तो क्रिकेट में जब हम देखते हैं आईपीएल तो उसमें प्रेडिक्शन आता है। तो प्रेडिक्शन किसके आधार पर आता है, तो वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर प्रेडिक्शन में प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर। तो हम फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन है वो किसके आधार पर करते हैं, तो इन सारे पहले के पॉइंट्स जो है इसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो 6 पॉइंट आता है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। तो इस पॉइंट में वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन मींस दोनों भी हमें पढ़ना चाहिए। मींस ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्सिफिकेशन क्यों पढ़ेंगे हम, लिमिटेशंस पढ़ते हैं, जो पुरानी थ्योरियां है वो क्यों पढ़ते हैं कि हम किसी रॉन्ग तरीके से आगे ना पढ़े और हमारा टाइम वेस्टेज ना हो, इसलिए हम फॉल्सिफिकेशन भी पढ़ेंगे और वेरिफिकेशन को होने के बाद में ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो हम उस रूट से आगे पढ़ेंगे। इसलिए वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन आवर फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये है साइंस। अब आएंगे हम साइंस में 4 सब्जेक्ट है। तो पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है मैथमेटिक्स। तो सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा डरते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। तो फिजिक्स, व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो स्टडी ऑफ नेचर यानी जो हम हर रोज की लाइफ जो जीते हैं वो हम फिजिक्स के थ्रू जीते हैं, ऐसा हम कहेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कैसे? तो हम कॉलेज को जाते हैं, कॉलेज के जाते टाइम अगर आप बाइक पे जाएंगे तो बाइक पे जाते समय उसमें वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब आप चलते जाएंगे तो चलते जाएंगे तब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स किस में आते हैं, तो फिजिक्स में। तो फिजिक्स में स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना, जब हम हमारे घर के ऊपर सोते हैं तो हम ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं अरे यार ये तारे बहुत चमकते हैं, ये तारे हमसे कितने दूर होते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग मतलब हम किसके बारे में थिंक करें, फिजिक्स के बारे में। तो इस सब क्वेश्चंस के आंसर हमें फिजिक्स में आते हैं। तो हम एक फिनोमेना देखेंगे, कुछ नेचुरल फिनोमेना जो हमारे बुक में दिए हैं। तो पहला देखेंगे व्हाई स्काई इज ब्लू। तो ये क्वेश्चन है व्हाई स्काई इज ब्लू एंड इसका आंसर हमें फिजिक्स में आता है, वो लाइट से रिलेटेड। तो सेकंड है व्हाई रेगुलर रिपीटेशंस ऑफ डे एंड नाइट। तो जो न्यूटन सर और केपलर सर में बताया है कि why repetitions of day and night happens. Then why annual cycles of seasons, same result. Then volcanoes, rainbow, जो ये सारे जो एग्जाम्पल है तो इसके बारे में हम क्वेश्चंस करते हैं और इन सब के क्वेश्चन का आंसर हमें फिजिक्स में मिलता है। तो हम आगे बढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स हमें पढ़ना क्यों चाहिए, कैसे पढ़ेंगे? तो स्कोप में दो डोमेन में बटा जाता है फिजिक्स। तो पहला आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ये
दोनों भी वर्ड में डिफरेंस है, मैक्रोस्कोपिक एंड इट इज द माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या आता है, द फिनोमेना at the laboratory terrestrial and astronomical scales। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे आंखों को दिखते हैं और हम उसका एनालिसिस आंखों देखकर कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में और एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करेंगे हम, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखेंगे एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फोनॉन क्या है, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। और क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं एग्जांपल दूंगा आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का। अगर आप झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं कि अगर मैं स्टोन हम फेंक के मार सकते हैं, यानी हम स्टोन उठा सकते हैं और फेंक के मार भी सकते हैं क्योंकि वो हमारे आंखों को दिखता है। लेकिन आप ऐसे बोलेंगे मैं इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूंगा तुझे, तो नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे आंखों को नहीं हमारे आंखों को नहीं दिखता। तो माइक्रोस्कोपिक में हम स्टडी करेंगे करंट अगर हमारे आंखों को करंट दिखता है क्या, नहीं, लेकिन हम करंट को पढ़ सकते हैं, तो उसकी पढ़ाई हम माइक्रोस्कोपिक में करेंगे। और जो हमारे आंखों को दिख सकता है उसकी स्टडी हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन में करेंगे। तो टुडे we stop the lecture and tomorrow we discuss another topics in our physical